नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज से हम सीटेट 2025 हेतु तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें आज से हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के कक्षा 6 की किताब है इससे प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं दोस्तों, मैं वही स्ट्रेटजी आपके साथ साझा करना चाहूँगा जिस स्ट्रेटजी के माध्यम से मैंने 120 अंक प्राप्त किए थे। आप भी प्राप्त कर सकते, बस आप मेरे इन वचनों का अनुपालन करते रहें और जो जो तैयारी में मैं करवाता जाऊंगा बस आप उस चीज़ को ध्यान से देखते रहें बस और अभ्यास करते रहें। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आप देखते हुए कई सारे चैनल वाले जो हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ एनसीईआरटी का जैसे छठी क्लास का पहला चैप्टर है क्या कब कहाँ और कैसे, तो उसी का पेज लेकर के आ जाते हैं। तो वो चीज़ें तो वहाँ लिखी हुई हैं ऑलरेडी, तो फिर क्यों उनको देखना। वो आप सामने वाला आपको पढ़ देगा और आप सुन लेंगे, हो गया। तो भाई वो किताब तो आप स्वयं भी पढ़ सकते, तो हमने क्यों वो पढ़नी है। तो हमको जैसे हंस का एक गुण होता है कि वो पानी और दूध के बीच को विभेदन को जान लेता है, अलग अलग विभेदित कर देता है। तो मैं आपके सामने मात्र मलाई प्रस्तुत करूंगा। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और इन नोट्स के माध्यम से ही मैंने 120 अंक प्राप्त किए थे। तो आप जो है इन्हीं नोट्स को देखिए और ये पीडीएफ जब कक्षा के बाद जिन्हें भी चाहिए होगा वो मैं नंबर कैप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे मैसेज करके, और ये पेड नोट्स हैं, आप मुझसे ले सकते हैं। तो आप जब वो चैप्टर पढ़ने जाएंगे मित्रों, तो उन चैप्टर को पढ़ने में आपके सामने बहुत सारी समस्या आएंगी, बहुत समय लगेगा। यहाँ मैं उस चैप्टर में से 10 टॉपिक ओनली छांट के लेके आ गया हूँ और इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, बस आप इसको देखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्या कब कहाँ और कैसे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अतीत के बारे में निम्न बातें जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो आप अतीत के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में आप 3-4 चीज़ें मुख्य रूप से जान सकते हैं। वो है कि लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे और लोग किस तरह के घर में रहते थे। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अतीत में जैसे कि जो आरंभिक मानव थे, आरंभिक लोग थे, उनका रहन सहन, खान पान, वस्त्र पहनावा इत्यादि सब कुछ हम आपसे भिन्न था, बहुत भिन्न था। तो वही बातें आप अतीत के बारे में जान सकते हैं कि वो आरंभिक मानव किस तरह से रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उस टाइम पशुपालक, व्यापारी, शासक, इनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी, क्या क्या अच्छाइयाँ थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने इतिहास के माध्यम से। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है लोग कहाँ रहते थे। तो दोस्तों, कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं और यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। तो आपसे पूछेगा कि आरंभिक मानव जो है वह कहाँ रहते थे, तो उसमें आपसे 4 नदी के ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से आपको इस ऑप्शन पर टिक करना होगा कि आरंभिक मानव नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, ठीक है। और वो लोग क्या क्या करते थे दोस्तों, तो वो कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक कहें तो वो लोग जो हैं वो जंगल पर आश्रित रहते थे और वो जो है जंगल की चीज़ों को इकट्ठा करते थे, इसीलिए उनको कुशल संग्राहक कहा गया है। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल पर आश्रित रहते थे, जंगल से कंदमूल, फल इत्यादि प्राप्त करते थे और वही वो आरंभिक मानव खाते थे। तो देखिए उनकी जीवनी जो है खान पान में हम आपसे भिन्न है कि नहीं है। फिर वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का अर्थ होता है दोस्तों कि वे शिकार करते थे, जानवर का शिकार करते थे और वही खाते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें ये इतिहास से ही पता चलता है। तो इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि आरंभिक मानव के जीवन जो है वो हमारे आपके जीवन से बहुत भिन्न थे। तीसरा टॉपिक चलिए देखिए कितने, बस हर एक पॉइंट से ना, हर एक टॉपिक से मैं पॉइंट वाइज चीज़ों को लेकर के आया हूँ, सरल सरल करके ले। अब एनसीईआरटी को आप पूरे अंदर जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे। तीसरा पॉइंट कहता है सबसे पहले गेहूं एवं जौ कहाँ उपजाया गया। ये प्रश्न कई बार सीटेट में आ चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जो है दोस्तों आप रिमार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप रिमार्क कर लीजिए। अब कहता है कि सबसे पहले गेहूं एवं जौ कहाँ उपजाया गया, तो आपके सामने कि सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व
पश्चिम और उत्तर और पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ किधर है? उत्तर और पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के लोगों ने गेहूं तथा जौ उपजाया। ये एज इट इज लाइन पूछा जाता है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए। फिर कहते हैं कि जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोग थे वे भेड़ बकरी गाय बैल को सबसे पहले पालतू बनाए। ये भी आपसे पूछेगा कि सबसे पहले गाय बैल को किसने पालतू बनाया, तो 4 ऑप्शन देगा जिसमें किरथर पहाड़ी के लोग भी होंगे, तो आपने वही ऑप्शन टिक करना है। तीसरा कि ये लोग कहाँ रहते थे, तो आपसे ऑप्शन में देगा शहर में रहते थे, गांव में रहते थे, कस्बे में रहते, इधर उधर के ऑप्शन घुमा के, और एक ऑप्शन उसमें रहेगा गांव, तो ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। कृषि का विकास कैसे हुआ, तो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ। गारो पहाड़ियां भी थी उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में जो गारो पहाड़ी थी तो वहाँ के जो लोग थे उनके माध्यम से कृषि का विकास हुआ था। देखिए अब पूछता है यहाँ पर कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो सबसे पहले चावल जो है दोस्तों वो विंध्य के उत्तर दिशा के स्थान में जितने लोग रहते थे, विंध्य से उत्तर की ओर जो क्षेत्र था तो उधर जितने लोग रहते थे वो जाने जाते सबसे पहले चावल उपजाने के लिए। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले चावल उपजाने वाला जगह कौन सा है, ये कई बार प्रश्न सीटेट में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में, तो सिंधु नदी के किनारे लगभग 4700 साल पहले आरंभिक नगर फले फूले। ये एज इट इज लाइन आपको अपने माइंड में रखना है, मैंने आपके लिए बस मलाई छांट के लाया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, तो आपने सारी लाइन एज इट इज दिमाग में बिठा लेनी है, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं बनेगा। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने इस चैप्टर से। तो कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे 4700 साल पहले आरंभिक नगर फले फूले, तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सबसे पहले आरंभिक नगर कहां फले फूले, तो आपने कहना है सिंधु नदी के किनारे। कब फले फूले? 4700 वर्ष पहले। लेकिन कहेगा कि फिर इन नगरों का विकास कहां हुआ, देखो दोनों अलग हैं, फलना फूलना शुरू कहां हुआ नगर, तो वो हुआ सिंधु नदी के किनारे, लेकिन विकास कहां हुआ, तो वो हुआ गंगा नदी के किनारे। ठीक है, और वो कब हुआ, तो वो हुआ 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये याद रखनी है बात। अब अपने देश का नाम कैसे पड़ा, इस पे भी एक प्रश्न बन जाता है। तो कहते हैं कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से। अब आपसे यही प्रश्न पूछ देगा इंडिया शब्द निम्न में से किस शब्द से निकला है, वहां 2-3 ऑप्शन घुमा देगा, एक ऑप्शन इंडस भी होगा, आपने इंडस पे टिक करना है। ठीक है, और इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस व इंदोस कहा था। जो उत्तर पश्चिम, जो सुलेमान किरथर पहाड़ी जो मैं कहा था, तो उत्तर पश्चिम की ओर से ही जो यूनानी और ईरानी आए थे, ईरान और यूनान से, उन्होंने जो है दोस्तों सिंधु को, सिंधु नदी को हिंदोस और इंदोस का नाम दे दिया। ठीक है, और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कह दिया। सिंधु नदी जो है उससे पूर्व की ओर जो क्षेत्र था, जिधर जो लोग रहते थे उस क्षेत्र में, उसको इंडिया कह दिया। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया, बाद में यही भारत कहलाने लगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनको ये भारत कह करके यूनानी और ईरानी पुकारते थे, और उसी का नाम फिर जो है भारत पड़ गया। लगभग 3500 वर्ष पूर्व जो ऋग्वेद जो लिखा गया है, उसी ऋग्वेद में जो है दोस्तों इस भारत और भरत नाम का जो है उल्लेख भी किया गया है। अतीत के बारे में कैसे जाने, तो अतीत में दोस्तों आप अतीत के बारे में जो है उस टाइम की जो पुस्तकें लिखी गई थी, जो आज भी हो सकता है संग्रहालय में या फिर मंदिरों में या विहार प्रदेशों में, जहां भी सुरक्षित हो, वहां से आप प्राप्त करके उसको पढ़ करके जो है आप अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो आप उस टाइम की किताबें जो थी दोस्तों वह हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए उसे पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, तो एक प्रश्न भी बनता है पांडुलिपि कहते हैं, उसका कारण क्या है, तो ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन रहेगा क्योंकि वो हाथ से लिखा जाता था इसलिए पांडुलिपि। ये एक लैटिन शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट से बना है, जहां मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, तो हाथ से जो स्क्रिप्ट लिखी गई हो उसी को पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, तो पांडुलिपि या भोजपत्र को पढ़ करके जो है आप अतीत के बारे में जान सकते हैं। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। हिमालय के क्षेत्र में एक भूर्ज नामक पेड़ बनता है, उसके छाल पर जो है एक छाल का पत्ता तैयार किया जाता है और उसी पर जो लेख लिखा जाता है उसको हम भोजपत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो ये ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखे जाते थे पांडुलिपियां, और ये दोस्तों मंदिरों में, विहारों में, संग्रहालयों में मिलते हैं। इन पर क्या क्या लिखी जाती थी? इन पे अपने धर्म के बारे में लिखा जाता था, और इन पर जो है आपके हमारे महाकाव्य जो है, संस्कृत के नाटक हुए, ये सब लिखे जाते थे। राजाओं की जीवनी के बारे में लिखा होता था, औषधियों के बारे में लिखा होता था। चूंकि इसे कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है, कईयों को जला दिया गया, कुछ अभी भी अवशेष बचे हुए हैं। ठीक है, अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख होता है कि धातु या पत्थर जैसे कठोर सतह पर इसको उत्कीर्ण करवाया जाता है, खुदवाया जाता है। इस पर शासक वगैरह भी जो है अपने नियमों को, अपने शासन के नियमों को, या राज्य के चलाने के कुछ नियमों को, या कोई संदेश देना है प्रजा को, तो खुदवाते थे उस पर, ताकि जो है वो लंबे समय तक टिका रहे और लोग भी देख सके। या राजा रानियों के द्वारा कहीं युद्ध जीता गया, किसी राज्य को जीता गया, किसी राज्य को अपने राज्य में मिलाया गया, तो वो लोग जो है उस पर उत्कीर्ण करवाते थे। तो इन सब के माध्यम से आप अतीत के बारे में जान सकते हैं। पुरातत्वविद कौन है? तत्वविद, विद का मतलब होता है जानना, पुरा यानी प्राचीन, तत्वों को जो जानता है वही पुरातत्वविद है। तो कहते हैं पत्थर व ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करने वाला। बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग आपने देखी होगी, खंडर देखा होगा, तो वो ये सब चीजों के बारे में जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, वही पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है, औजारों, हथियारों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। अब ये चाहेंगे कल एक सिक्का खो गया, वो सिक्का ढूंढने वाला पुरातत्वविद हो गया? नहीं, जो कई हजारों साल, लाखों साल पहले कहीं से उन्हें खुदाई में सिक्का मिल गया, या आप कई जगह सुनते होंगे यहाँ से खुदाई में बहुत पुरानी मूर्ति मिली, या ये आभूषण मिला, तो वो पुरातत्वविद लोग करते हैं ये काम। ठीक है, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ये लोग ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अतीत एक या अनेक। अब चूंकि आपके पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, तो दोस्तों सोचो ना, हमारा अतीत भी तो हो सकता था, लेकिन हमारा अतीत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा अतीत कहने से एक वचन का बोध होगा, और हमारे अतीत कहने से बहुवचन का बोध हुआ, कि हम सबके अतीत, ये अर्थ निकलेगा। ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा अतीत कहने से एक वचन से केवल एक जने के पास्ट का, एक जने के हिस्ट्री का पता चलेगा। लेकिन हमारे अतीत कहने से जितने भी समुदाय हैं हमारे समाज में, चाहे शिल्पकार हैं, पांडित्यकार हैं, या चाहे कृषक है, या चाहे राजा रानी थे, या चाहे व्यवसायी था, सभी के जीवन में आपको समान रूप से जानने को मिलेगा। तो कहते हैं कि इस पुस्तक के शीर्षक पे ध्यान दीजिए, हमारा अतीत ना लिखकर हमारे अतीत बहुवचन में लिखा है, क्योंकि अतीत में अलग अलग लोगों के जीवन अलग अलग थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजा रानी के जीवन से अलग था। राजा रानी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, लेकिन एक पशुपालक को अपने पेट पोषण के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। ठीक है, तो इनके जीवन से अलग था, इसलिए हमारे अतीत कहा गया है। अतीत में सबके अलग अलग संघर्ष दिखाए गए हैं। लास्ट है दोस्तों तिथियों का मतलब। चूंकि हमारे हिस्ट्री में तिथि को लेकर के भी काफी बातचीत होती है, तो ईसा मसीह के जन्म से पूरा आप ई और पू लिखते होंगे दोस्तों हिंदी में भी, तो उस ई और पू को जो है हम इंग्लिश में कहते हैं बीसी। कई जगह आपको बीसी भी लिखा रहेगा, तो वो बीसी आपको जहां लिखा रहेगा ऑप्शन में, वो पूछ देगा एग्जामिनर कि वो ईसा पूर्व किसे कहते हैं, तो वहां पर आप ईसा पूर्व को बीसी से बिफोर क्राइस्ट कह सकते हैं, और बीसीई भी कह सकते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा। इन दोनों का मतलब जो है वो ईसा पूर्व भी होता है। एक प्रश्न इस बार भी बना था कि दे दिया था बीसी, इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो इसको ई पू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दूसरा एडी यानी कि एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का समय। ठीक है, और इसको सीई यानी कॉमन एरा भी कहते हैं। तो लिख देगा सीई किसे कहते हैं, और आपको दे देगा ईसा मसीह के जन्म से पूर्व या ईसा मसीह के जन्म के समय, तो आपको ईसा मसीह के जन्म के समय यानी एनो डोमिनी लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म, और आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यदि आनंद आया हो, क्योंकि अब आप मूल चैप्टर में जाएंगे ना दोस्तों, पूरा चैप्टर वहां लिखा हुआ है, चीजें लिखी हुई हैं। वही चैप्टर को मैं एज इट इज उठा करके वही लाइन में पढ़ दूंगा, तो कुछ समझ नहीं आएगा, आप उलझ जाएंगे, खुद से पढ़ेंगे उलझ जाएंगे। यहाँ मैं जो अनुभव किया हूँ, ये जो मैं नोट्स खुद बनाया था वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इन्हीं नोट्स को पढ़ करके मेरे 120 आए थे दोस्तों। तो आप जो है इनको पढ़ेंगे, और आशा करता हूँ, और जिनको भी चाहिए ये पीडीएफ, वो मुझे एक बार मैं अभी नंबर डाल दूंगा अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर ले करके और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लिख दीजिएगा वहाँ नोट्स, और मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर कल मिलते हैं चैप्टर संख्या 2 के साथ। ठीक है।